हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपका 5 अक्टूबर को स्टेनोग्राफर का पेपर लगा था। उस स्टेनोग्राफर के पेपर के अंदर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, जिसके बेसिस पर आप फेज सेकंड के अंदर जा सकते हो, यानी कि आप स्किल टेस्ट के अंदर जा सकते हो। तो उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ चलने से पहले यदि हम इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है आपकी 474, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया की जो वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी 451 और जो आपका टीएसपी एरिया है उसकी वैकेंसीज हैं 23। नॉन टीएसपी एरिया की वैकेंसीज है 451 और जो आपका टीएसपी एरिया है उसकी वैकेंसीज है 23। यदि हम पेपर की पैटर्न की बात करें तो यहां पर आपके दो पेपर लगे थे। जो पहला पेपर था उसमें 150 क्वेश्चन थे, जो दूसरा पेपर था उसमें भी 150 क्वेश्चन थे, और ये जो दोनों पेपर थे ये आपके 100 नंबर के थे। यानी कि जो आपका फेज फर्स्ट था जो रिटन एग्जाम से रिलेटेड था वो आपका टोटल 200 नंबर का था, और इस पेपर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग बोर्ड के द्वारा नहीं रखी गई थी, और ये दोनों के दोनों पेपर देने कंपलसरी थे। ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर दे लिया और दूसरा पेपर स्किप कर दिया। यदि आपने एक भी पेपर को स्किप कर दिया तो उस केस में आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, इसलिए अपने को दोनों पेपर देने कंपलसरी थे। यदि दोस्तों इस पेपर के अंदर हम अटेंडेंस की बात करें तो टोटल जो आवेदन आए थे वो आए थे 1,66,884, और पेपर फर्स्ट के अंदर जो अटेंडेंस रही वो रही आपकी 28.09%, और जो आपका सेकंड पेपर था उसके अंदर जो अटेंडेंस रही वो रही आपकी 27.86%। इन दोनों पेपर की यदि हम अटेंडेंस को देखें तो साफ साफ पता लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहला पेपर तो दिया लेकिन उन्होंने दूसरा पेपर नहीं दिया। तो जिन कैंडिडेट्स ने केवल पहला ही पेपर दिया और दूसरा पेपर नहीं दिया तो वो लोग तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए। तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो 27.86% है यही एक्चुअल में अटेंडेंस का रेशियो है, क्योंकि ये 27.86% वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहला पेपर भी दिया है और उन्होंने दूसरा पेपर भी दिया है। तो दोस्तों देखो, आपको दोनों पेपर देने कंपलसरी थे और दोनों पेपर के अंदर आपके 40% नंबर तो होने ही चाहिए, यानी कि जो आपका पहला पेपर है इसके अंदर भी आपके 40% होने चाहिए और जो सेकंड पेपर है उसमें भी आपके 40% होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके दोनों पेपर में मिलाकर के 40% चाहिए, ऐसा नहीं है। जो पहला पेपर है उसमें भी 40% चाहिए और जो आपका दूसरा पेपर है उसमें भी 40% चाहिए। मान लो कि आपके पहले पेपर के अंदर 40% नंबर ना आकर के 39% आ रहे हैं। यदि आप पहले पेपर के अंदर 40% स्कोर नहीं कर पाते हो तो आपके पेपर सेकंड की जो OMR सीट है उसको चेक नहीं किया जाएगा। यानी कि आपकी सेकंड पेपर की OMR सीट तभी चेक होगी जब आपके पहले पेपर के अंदर कम से कम 40% नंबर हो। यानी कि आपको पहले पेपर में भी 40% चाहिए और आपको दूसरे पेपर में भी 40% चाहिए। यदि SC ST कैटेगरी की बात की जाए तो वहां पर उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि SC ST कैटेगरीज के लिए दोनों पेपर के अंदर उनको 35% चाहिए, पहले पेपर में 35% चाहिए और दूसरे पेपर में भी 35% चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें कि 15 गुना कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आएगी, भाई एक चीज ये देखो, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी है आपकी 474, और जो आपका फेज सेकंड होगा जो स्किल टेस्ट होगा उस स्किल टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज के 15 गुना कैंडिडेट्स को ही लिया जाएगा। तो इसका जब आप 15 गुना करोगे तो आएगा 7110, यानी कि 7110 जो कैंडिडेट होंगे उनको ही आपके फेज सेकंड के अंदर बुलाया जाना है। यदि हम फेज सेकंड के अंदर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो आप ये देखो अटेंडेंस कितनी है। भाई अटेंडेंस तो रही है 27.86%, क्योंकि यही वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दोनों पेपर दिए हैं। तो आप 1,66,884 का जब 27.86% कैलकुलेट करोगे तो उस केस में अपने पास आएगा 46,494।
यानी कि कुल मिलाकर अटेंडेंस तो इतनी ही रही जिन्होंने दोनों पेपर दिए हैं। भाई काउंट तो वही करेंगे जिन्होंने दोनों पेपर दिए हैं। तो अब हम यदि पर सीट कंपटीशन की बात करें फेज सेकंड के अंदर, तो जो अटेंडेंस रही आपकी वो रही 46,494, और इसमें आपको भाग लगाना है 7,110 का। तो अप्रोक्सीमेट अपने पास 6.5 आएगा, जिसको हम तकरीबन ये मान लेते हैं 7 आ गया। यानी कि फेज सेकंड के अंदर जो आपका स्किल टेस्ट से रिलेटेड है उसमें एक सीट के ऊपर 7 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है। तो दोस्तों ये तो बात की हम लोगों ने इसके पेपर के पैटर्न को लेकर के और इसके अटेंडेंस को लेकर के। अब कट ऑफ की तरफ चलने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, उन फैक्टर्स की बात करेंगे। भाई बिना फैक्टर्स के तो आप कट ऑफ तक कभी जा ही नहीं सकते, इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला फैक्टर यहां पर जो आता है वो आता आपका पेपर का लेवल। भाई पेपर का लेवल किस स्तर का रहा उसी के बेसिस पर तो आप ये बता पाओगे कि कट ऑफ कम रहने वाली है या ज्यादा रहने वाली है। भाई पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, यदि पेपर इजी होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो इस बार जो आपका स्टेनोग्राफर का पेपर था, यदि उसको देखकर कोई ऐसा कहे कि पेपर का लेवल सिंपल है, तो उसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि या तो उसने पेपर देखा नहीं या उसने पेपर दिया नहीं। भाई बिना दिए या फिर बिना देखे आप ये कैसे कह सकते हो कि पेपर का लेवल सिंपल है। लेकिन इस बार जो स्टेनोग्राफर का पेपर था उसका जो लेवल था वो आपका मॉडरेट से थोड़ा सा अप था और टफ कैटेगरी से थोड़ा सा लो था। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो स्टेनोग्राफर का पेपर का लेवल था वो मॉडरेट और टफ के बीच में ही झूल रहा था। तो यहां पर यदि हम इसके लेवल की बात करें तो इसका जो लेवल है वो मॉडरेट स्तर का है। तो जब पेपर सिंपल होता है उस केस में आपकी कट ऑफ थोड़ी हाई बनती है, और जब पेपर टफ होता है या मॉडरेट स्तर का होता है उस केस में आपकी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी कम बनती है। यदि हम 2021 में जो आपका स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था उसके पेपर के लेवल की बात करें तो वहां पर पेपर का लेवल सिंपल था एज कंपेयर टू स्टेनोग्राफर पेपर 2024। इस बार जो स्टेनोग्राफर का पेपर लगा था उसकी तुलना में 2021 में लगने वाले स्टेनोग्राफर का पेपर इजी था, इसलिए उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा बनी थी। और वहां पर अटेंडेंस जो आपकी थी वो अटेंडेंस भी अच्छी खासी थी। लेकिन इस बार जो आपकी अटेंडेंस रही है, अटेंडेंस तो आपकी केवल 27.86% ही रही है। अच्छा मैं एक रीजन दूं क्या आपको कि 27.86% कैसे रही है। जब आपका फॉर्म निकलता है, जब आप उस फॉर्म को भरते हो तो उस दौरान काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको स्टेनो नहीं आती, उसके बावजूद भी वो फॉर्म को भर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती है वैसे वैसे उन स्टूडेंट्स का माइंड क्या होता है, चेंज होता है। भाई जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता तो आप इस एग्जाम में जाकर के भी क्या करोगे, यही उनकी मेंटेलिटी होती है। इसलिए वो फॉर्म तो भर देते हैं, स्टेनो की तैयारी होती नहीं है इसलिए वो पेपर देने जाते नहीं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो होगा नहीं। फेज फर्स्ट के अंदर जो रिटन एग्जाम से रिलेटेड है उसमें यदि आप अच्छा स्कोर कर भी दोगे तो फेज सेकंड के अंदर आप क्या करोगे, क्योंकि आपको स्टेनो तो आती नहीं और स्टेनो आप इतनी जल्दी सीख भी नहीं सकते। भाई स्टेनो कोई नॉर्मल टाइपिंग की तरह थोड़ी कि आपने फटाफट फटाफट करके स्पीड बढ़ा ली। वहां पर तो अपने को हार्ड तोड़ मेहनत करनी होगी, थोड़ा आपको वहां पर टाइम देना पड़ेगा, और यहाँ पर तो जो आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड है वो भी 100 WPM तक मांगी गई है। और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, इसमें जो 27.86% है ना, इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया, उनको स्टेनो भी नहीं आती, लेकिन उनका स्कोर है, स्कोर काफी अच्छा खासा बन रहा है। अब या तो वो स्किल टेस्ट को देने नहीं जाएंगे या फिर वो स्किल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने ये पेपर दिया है, जिनको स्टेनो भी अच्छी खासी आती है, उनके नंबर नहीं आ रहे। और यहां पर एक चीज और है कि इस बार आपको स्पीड तो मेंटेन करके रखनी ही है, उसके साथ ही साथ यदि आपकी 20% से ज्यादा यदि आप त्रुटियां कर देते हो तो उस सूरत में आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसलिए ये एक लॉजिक हो सकता है कि केवल अटेंडेंस 27.86% ही रही। इसके अलावा जो सेकंड चीज आती है वो आती है आउट ऑफ सिलेबस।
जो आपका पहला पेपर था उसमें तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई एक आध पूछ लिया गया हो तो अलग बात है। उसके अलावा पेपर सेकंड के अंदर अंदर जो तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। तो कैंडिडेट क्या करता है, जब भी वो फॉर्म भरता है तो जब नोटिफिकेशन आता है उसके साथ में उसका सिलेबस भी आ जाता है। तो स्टूडेंट जो जिस एग्जाम की भी तैयारी करता है वो उसी सिलेबस को पढ़ता है जो जो चीजें उसके सिलेबस में दी गई हैं। भाई आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो ही अपने आप में इतना बड़ा दे दिया जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, कोई नहीं पढ़ता। और तरीका भी यही होता है कि आप केवल सिलेबस की चीजों को तैयार करो, आउट ऑफ सिलेबस की चीजों की तरफ देखो भी मत। लेकिन इस बार अधीनस्थ बोर्ड क्या कर रहा है, भाई क्वेश्चन डिलीट, पहले क्वेश्चन डिलीट होते थे, अब क्वेश्चन डिलीट होने की प्रथा लगभग खत्म हो रही है। अब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आपके एलडीसी भर्ती परीक्षा में 41 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस दिए गए। इसके अलावा आपका हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का पेपर था जो अल्पसंख्यक मामलात विभाग से रिलेटेड था, उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिए गए। और इस भर्ती परीक्षा के पेपर सेकंड के अंदर भी 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस दे दिए गए। और इस पर भी आलोक राज जी का ये कहना है कि इन क्वेश्चनों को कि हम ऐसे डिलीट नहीं करेंगे जब तक उन क्वेश्चंस के ऊपर भारी मात्रा में ऑब्जेक्शन नहीं आ जाते। यानी कि जब इन क्वेश्चंस के ऊपर भारी मात्रा में ऑब्जेक्शन आएंगे, सब स्टूडेंट्स के जेब से पर क्वेश्चन का 100 रुपए लगेगा, तब जाकर के वो उन क्वेश्चंस को डिलीट करेंगे। यानी कि एक तरीके से बोर्ड ने झोली भरने का एक अलग तरीका खोज लिया है। पहले क्वेश्चनों को डिलीट करते थे, अब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देने लगे। तो जब भी किसी पेपर के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिए जाते हैं तो जिस स्टूडेंट ने केवल उसी एग्जाम की तैयारी की है और केवल उसी एग्जाम के सिलेबस को पढ़ा है, तो ये बात डेफिनेटली श्योर है कि उन आउट ऑफ सिलेबस आने वाले क्वेश्चंस का जवाब तो वो दे नहीं सकता। तो यहां पर पेपर सेकंड के अंदर यदि 5 से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं तो ये बात तय है वो कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ को कम ले जाने की तरफ इशारा करते हैं। तो यहां पर पेपर का लेवल क्या है, मॉडरेट है, वो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ को कम ले जा सकता है। आपके आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी अटेंडेंस रही है वो भी कहीं ना कहीं आपकी इस कट ऑफ को कम ले जाने की तरफ इशारा कर सकती है। तो दोस्तों अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ चलते हैं, जो 15 गुना कैंडिडेट्स की हो सकती है जो आपकी स्किल टेस्ट के अंदर जा सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों 15 गुना कैंडिडेट्स की जो भी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उसको हम देख लेते हैं। यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके यदि 138 से 142 नंबर तक बैठ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ऐसे ही यदि हम फीमेल की बात करें तो 128 से यदि आपके नंबर 132 तक बैठ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है, वैसे नंबर आपने कैलकुलेट करना आपको आता होगा, यदि नहीं आता है तो आपको करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.66 से। भाई राइट क्वेश्चन जितने भी आपके हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना 0.66 से। लेकिन ऐसा उसी केस में होगा जब आपने सारे गोले भरे हैं। यदि आपने सारे गोले नहीं भरे, एक आध गोला या 3-4 गोले यदि आपने नहीं भरे हैं तो उस केस के अंदर ये जो कैलकुलेशन है ये अलग हो जाएगी। एक चीज और, यहां पर ये मान करके ये कैलकुलेशन की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो क्वेश्चन आपका है वो डिलीट नहीं हुआ है। यदि क्वेश्चन डिलीट होगा उस केस में भी ये कैलकुलेशन बदल जाएगी। तो यहां पर चूंकि हम ये मान रहे हैं कि आपने सारे गोले भरे हैं और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तो आपको करना क्या है कि आपको आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है 0.66 से। उससे आपका जो स्कोर है या फिर जो आपके नंबर है वो आपके पास आ जाएंगे। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 128 से 132 नंबर। यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहां पर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 123 नंबर से 127 नंबर। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 118 से 122 नंबर। यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें
तो यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 133 से 138 नंबर, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 123 से 128 नंबर। यदि हम एमबीसी कैटेगरी की बात करें फॉर जनरल कैंडिडेट्स, तो यदि आपके 122 से 126 नंबर बैठ रहे हैं तो आप स्किल टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। इसके अलावा यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 117 से 122 नंबर। फॉर एससी कैटेगरी यहां पर जो आपके जनरल कैंडिडेट्स हैं 108 से 112 नंबर, और यहां पर 93 से 98 नंबर। यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करें फॉर जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है आपकी वो 103 से 107 नंबर, और जो आपकी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 98 से 103 नंबर। देखो दोस्तों, 2-4 नंबर तो हो सकता है ऊपर नीचे आपको देखने को मिल जाए, लेकिन इस हिसाब से यदि आपके नंबर हैं तो आपको फेज सेकंड के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।